Assalamu alaikum, I'm Saad Hassan and at Zenematics I'm going to be teaching O-Levels Business Studies. Now the topic that we are going to discuss today is nature of business activity. ये हमारा business studies का पहला section भी है और उसका पहला topic भी है ये. इसमें these are the learning outcomes we are going to be covering इस सारे lecture में. Let's start. सबसे पहली चीज़ है what is business activity? Business activity होती क्या है, इसका purpose क्या होता है, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम करने लगे. Let's talk about the definition. इट इज़ एन एक्टिविटी दैट कंबाइंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो चार होते हैं, ठीक है. उसमें हमारे पास आ जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. इन चारों फैक्टर्स को यूज़ करके फिर गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जाती हैं, ठीक है. अब व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज? गुड्स आर ऑल दोज थिंग्स विच आर टेंजिबल्स. अब आप पूछ रहे हैं टेंजिबल्स क्या होते हैं. दीज आर योर टेंजिबल्स. टेंजिबल्स वो चीज़ें होती हैं विच यू कैन टच, ठीक है. इनकी एक फिजिकल फॉर्म होती है, ठीक है. आप इनको यूज़ करते हो और कंज्यूम करते हो एक फिजिकल फॉर्म के ऊपर, जिसमें आपकी ग्रॉसरीज आ जाती हैं, आपका मेकअप आइटम्स आ जाते हैं सारे, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स. दीज आर ऑल टेंजिबल थिंग्स एंड दीज आर योर गुड्स, ठीक है. नाउ द अदर पार्ट इज सर्विसेज. सर्विसेज आर दोज थिंग्स विच आर योर इंटेंजिबल्स, ठीक है. These are things that you cannot touch. These do not have a physical form. For example, you go to a barber, आप हेयर कट के लिए जाते हो and he cuts your hair. This is a service, ठीक है. It's not tangible. उसके अलावा एक कोई, अब जिस तरह स्टूडेंट टीचर का जो रिलेशनशिप है, जो नॉलेज आपको मिल रहा है अपने टीचर से, दैट इज़ नॉट tangible, ठीक है. दैट इज़ अ सर्विस जो आपको प्रोवाइड हो रही है आपके स्कूल्स या कॉलेजेस में. कमिंग बैक. Now, these goods and services are produced in order to satisfy people's wants and needs. वांट्स एंड नीड्स के ऊपर भी अभी हम फर्दर बात करेंगे. लोगों की वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये प्रोडक्शन होती है. फॉर एग्जांपल, एजुकेशन की नीड है, उसके लिए टीचर्स हैं, उसके लिए कॉलेजेस हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स. फिर एक और एस्पेक्ट है जो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको लेट्स हाईलाइट दिस. It employs people as workers and pays them wages, which allows them to consume products made by others. Right? इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल जो लोग काम करते हैं इन दीज सेक्टर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, वो लोग वेजेस लेते हैं, पैसे लेते हैं, एंड इन टर्न वो उन पैसों को यूज़ करके अपने लिए सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम अ वर्कर एट अ सलोन, आई प्रोवाइड अ सर्विस. मैं लोगों के बाल काटता हूँ, मुझे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से मैं आगे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता हूँ. फॉर एग्जांपल, आई कैन बाय अ फोन, आई कैन बाय अ कार और एनी अदर थिंग. नाउ वी हैव टू सी that the final goal of a business activity is to make profit. कोई भी जो बिजनेस काम करता है उसका जो फाइनल गोल होता है, एंड गोल होता है, वो होता है टू मेक प्रॉफिट. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये आपके आगे थ्रू आउट द लेक्चर्स ये एक चीज़ जो कांस्टेंट रहेगी वो यही है कि प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेसेस का, इंडस्ट्रीज़ का, कुछ भी करने के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है प्रॉफिट मोटिव. नाउ, हमने पीछे नीड्स और वांट्स की बात की. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स? सबसे पहले नीड्स की बात करते हैं. जो नीड्स होती है ना आपकी, वो आपकी होती हैं बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. यू कैन नॉट फंक्शन विदाउट दीज, ठीक है. आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो इफ़ेक्ट होती है इनके बगैर. इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फूड. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड. फूड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन देर इज़ शेल्टर, एंड उसके बाद देर इज़ क्लोथिंग. ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ एंड आवर सर्वाइवल. वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम. तो इसको आप यहाँ से याद कर लें. Cannot live without these, right? These are the things which are important for us, for our daily life. Now, on the other hand, we have wants. These are the things that we want, we desire, but these are not important for living. These are not essential for our survival, right? We can live without them. इसमें हमारे पास जितने भी हमारी लग्जरी आइटम्स होती हैं वो सारी आ जाती हैं. एक्सपेंसिव फ़ोन्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, एक्सपेंसिव पर्स, कार्स, इस तरह की सारी चीज़ें विदाउट विच वी कैन लिव आवर नॉर्मल लाइफ, बट ये हमारी लग्जरी है.
राइट? सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स. अब इन्हीं नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मार्केटर है या जो प्रोड्यूसर है, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो ये सब चीज़ें बनाती हैं. नाउ आपका अब सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि व्हाई डू वी नीड बिजनेस एक्टिविटी. हमें बिजनेस एक्टिविटी चाहिए क्यों, उसका मकसद क्या है? अब हमें बिजनेस एक्टिविटी इसलिए चाहिए बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी. राइट? स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी इज lack of enough products to wants and needs. ठीक है? Scarcity basically is the lack of enough projects or resources to fulfill everyone's wants and needs. अच्छा, अब होता क्या है? राइट? दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, let's list down a bunch of resources. Metal, wood, water, we can say land, gold. जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, these are finite, these are limited. इनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है. राइट? आपके पास अनलिमिटेड नहीं है. जितने भी दरख्त दुनिया में लगे हैं, जितने भी मेटल्स हैं दुनिया में, जितनी भी माइंस हैं आपकी, जितना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, जितना आपका लैंड है जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करते हो या जो मतलब और कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हो, इट इज़ ऑल लिमिटेड. ठीक है? एक क्वांटिटी है जितने में है कि दुनिया के जो सरफेस एरिया वो अनलिमिटेड तो नहीं है. तो अब उसमें होता क्या है कि जो लोग हैं ना, उनकी जो वांट्स हैं, वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड. वांट्स एंड नीड्स आर अनलिमिटेड. राइट? तो ये है बेसिकली आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना. आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपका ये है कि देर आर लिमिटेड वांट्स, सॉरी, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल दोज वांट्स. दिस इज़ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इसी वजह से हमें बिजनेस एक्टिविटी चाहिए होती है. अब बिजनेस एक्टिविटी, अब ये किस तरह कनेक्ट करता है, ये उसका ये रीज़न है कि फॉर एग्जांपल, अब एक कंपनी है विच हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. राइट? इट कैन आइदर प्रोड्यूस फर्नीचर, इट कैन आइदर प्रोड्यूस, यू नो, टीवीज, मोबाइल फोन्स, एनीथिंग. बट आप बिजनेस एक्टिविटी इसलिए करते हो टू मेक अ चॉइस. राइट? कि व्हाट आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस विच इज़ मोर डिज़ायरेबल बाय द पीपल. लोगों को क्या चाहिए. आप फिर वही चीज़ बनाते हो जो लोगों को चाहिए, विच हैज़ द हाइस्ट यील्ड्स, विच हैज़ द हाइस्ट प्रॉफिट्स. राइट? हाई प्रॉफिट्स, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी कि बिजनेस एक्टिविटी करने का जो मेन रीज़न है, दैट इज़ टू मेक प्रॉफिट्स. राइट? हाई प्रॉफिट्स, हाई यील्ड, पीपल वांटेड मोर. इस तरह याद कर लेते हैं. जिस चीज़ को पीपल वांट करते हैं ना, जो चीज़ लोगों को चाहिए होती है, वो हम वो मार्केटियर्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और उसी की वजह से फिर वो उस चीज़ की बिजनेस एक्टिविटी करते हैं. दे डू दैट थिंग, द थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द पीपल और दैट इज़ इन डिमांड बाय द पीपल. राइट? तो ये जो डिसीजंस हैं, अब ये डिसीजंस आपके आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, how to produce.
ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, आंसर्ड बाय ईच इंडिविजुअल, आपकी गवर्नमेंट लेवल्स पे भी इस बारे में बात होती है, आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी बात होती है, और एक फॉर एग्जांपल एक बड़ी फर्म है तो वो भी इस बारे में ये क्वेश्चंस आंसर करने के बाद ही डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, व्हाट इज़ द थिंग दैट दे वांट टू प्रोड्यूस। बिजनेस एक्टिविटी करती है इसलिए क्योंकि स्कार्सिटी है, आपके पास चीज़ों की कमी है, यू कैन नॉट फुलफिल एवरी वंस वांट्स एंड नीड्स। तो फिर आप वो वाली वांट्स एंड नीड्स फुलफिल करते हो जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है या जो सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं। Now, moving on. Ab, this choice on of what to produce depends on the opportunity cost. ठीक है, opportunity cost होती है, opportunity cost is the next best alternative for gone, or opportunity cost is the choice you have to make between two things or multiple things. Now, for example, let's take an example from this picture. You have uh, $10,000, right? Now you have different choices. You can either buy this car, right? You can either buy the jewelry, you can either go for a shopping tour, right? All these things cost $10,000. Let's list down our options: car, holiday, or gold. You have these three options, right? Now you can only do one thing. The reason behind is because you have only $10,000, right? अब यहाँ तो आपकी गाड़ी आएगी, यहाँ आप हॉलीडे पे जा सकते हो, टर्की जाओ, ठीक है, यहाँ आप गोल्ड लेके अपने पास रख लो, ठीक है। अब वट एवर चॉइस यू मेक इन सब में से, आइदर इफ इट इज़ द कार, द हॉलीडे और द गोल्ड, जो भी आप एक चीज़ चूज करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल लेट से साद वांट्स गोल्ड, ठीक है, साद वांट्स गोल्ड। तो अब क्या होगा कि जो कार और हॉलीडे होगी ना, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। दीज वर द थिंग्स आई लेट गो इन ऑर्डर टू परचेज गोल्ड, ठीक है। मैंने $10,000 का गोल्ड ले लिया, लेकिन उससे जो चीज़ें मुझे लेट गो करनी पड़ी या फॉर गो करनी पड़ी वो थी मेरी हॉलीडे का चांस और मेरी कार। दीज आर द थिंग्स दैट वी हैड टू लेट गो। अब सारे जितने भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू डू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर गोइंग टू लेट गो। तो दैट इज़ वाई अब स्कैर्सिटी के इशू में आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाती है, बिकॉज हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। ना उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज लैंड। लैंड आपकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल अब इसमें हमारे पास आ जाता है सारी नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपकी माइंस, जिसमें से इट कैन बी मेटल, मेटल एक्सट्रैक्ट हो सकता है यहाँ से, गोल्ड हो सकता है, कॉपर्स, मेटल्स, एनीथिंग, डायमंड्स हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट आपकी माइंस में से निकलती हैं। ऑयल्स आपकी जो फॉर एग्जांपल आपकी ऑयल रिग है, ठीक है, जहाँ से ऑयल निकलता है जिस जगह से, वो वाला लैंड सारा आपका। द लैंड यू यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज, वो वाली सारी जगह, वो लैंड जहाँ पर आपकी फैक्ट्री वगैरह बनी हुई है, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड इन लैंड, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पर यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, जहाँ पर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ पार्ट ले रही हैं, जहाँ पर वो सारे काम हो रहे हैं, आपके जितने भी प्रोसेस हैं सब, ठीक है। उसके बाद लैंड के बाद हमारे पास आ जाता है लेबर। लेबर में आपकी आ जाती है सारी वर्क फोर्स। इट कवर्स ऑल द वर्क फोर्स यू हैव, इसमें आपके सारे वो जितने भी लोग हैं, सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपके जो
जितना भी स्टाफ है, सारा लेबर स्टाफ, माइनर्स हो गए सारे, वो आपके लेबर में आ जाते हैं, ह्यूमन लेबर जो होता है, ठीक है, दिस इज द ह्यूमन फैक्टर इन योर बिजनेस, राइट। देन वी हैव कैपिटल। अब कैपिटल जो है हमारे पास दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कैपिटल हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा हमारा होता है वर्किंग कैपिटल। इसको बहुत आसान तरीका याद करने का, जो आपका फिक्स्ड कैपिटल होता है ना, वो आपकी सारी मशीनरी होती है, राइट। आपकी प्लांट्स में जितनी भी मशीनरी यूज़ हुई है, कंप्यूटर्स, हैवी मशीनरी, ट्रैक्टर्स, आपके ऑल दिस इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। जो टूल्स होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका फिक्स्ड कैपिटल आ जाता है। और वर्किंग कैपिटल जो होता है आपका, वो होता है कैश की फॉर्म में। तो दो किस्म का कैपिटल होता है, और ये यही कैपिटल जो है ये कंटिन्यूस सर्कुलेशन में रहता है थ्रू आउट द टाइम, ठीक है। यही मनी आप अपने काम में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करके वो जब चीज़ें बेचते हो तो आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, उसको दोबारा आप इसी कैपिटल की परचेज में लगा देते हो। आप बड़ी मशीनरी, बड़ा प्लांट, बड़ी चीज़ें खरीद लेते हो इन ऑर्डर टू अकोमोडेट योर प्रोडक्शन फैसिलिटी और आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है सारा। द फाइनल आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज द पर्सन हु कंबाइंस ऑल दीज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है द पर्सन हु कंबाइंस ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। द जिसको हम बेसिकली एंटरप्रेन्योर कह लेते हैं, या जो आपका बिजनेस का ओनर होता है, ठीक है, जिसका आइडिया होता है, फिर वो प्लांट सेटअप करता है, लोगों को लेके आता है, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स लेके आता है, वो जो इंसान होता है ना, वो हमारा होता है एंटरप्रेन्योर। और उसको उस एंटिटी को कहते हैं एंटरप्राइज। तो ही इज़ द वन हु इज़ मैनेजिंग एवरीथिंग एंड हु ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर, ठीक है। तो लेट्स गेट अ क्विक ओवरव्यू। आपके फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज आ जाता है। लैंड में आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल्स जो बेसिकली आपके होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर वो फिजिकल एरिया जहाँ पर आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो भी ऐड हो जाता है। और फैक्ट्री लोकेशन, जो अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस, एग्रीकल्चर के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें, दिस बेसिकली इज़ योर लैंड। लेबर में आपका ह्यूमन एस्पेक्ट आ जाता है, जो आपकी ह्यूमन फोर्स होती है, उनकी जो एफर्ट्स होती हैं, वो सारा आपका लेबर वर्कफोर्स ये इस पार्ट में कवर हो जाता है। देन वी हैव कैपिटल। कैपिटल इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आपकी मशीनरी, जिसमें ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, आपकी प्लांट्स आ जाते हैं, सारी जितनी भी मशीन्स आप यूज़ करते हो, जो टूल्स यूज़ करते हो, वो कैपिटल में आ जाते हैं। और जो वर्किंग कैपिटल होता है वो आपका होता है द फिजिकल मनी, जो आप इस्तेमाल करते हो, जो पैसे आपने लगाए होते हैं उस बिज़नेस में, ठीक है। अक्सर आपने बात सुनी होगी, लोग कहते हैं कि अच्छा हमने 10 लाख के कैपिटल से शुरू किया था, तो वो जो कैपिटल होता है वो पैसे होते हैं हमारे। नाउ अब इस सारे चीज़ के अंदर हमारे पास एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जिसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होता है तब होता है जब पीपल कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। जो जब लोग वो काम करते हैं जिसमें उनके पास कोई स्किल है, कोई नेचुरल स्किल है, या जिसमें वो अच्छे हैं। इसको यूजुअली आगे जाके हम देखेंगे कि इसको किस तरह स्टेप्स में ब्रेक किया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा उठाया जा सके। लेट्स go by the definition. Specialization occurs when people and businesses concentrate on what they are best at. This brings businesses several advantages. अच्छा, अब इससे होता क्या है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स कीप द कॉस्ट डाउन। ये क्यों होता है कि देखो, फॉर एग्जांपल एक जो एक्सपीरियंस इंसान है, अगर हम एक टेलर की बात करते हैं, दो लोग हैं, एक सीजनड एक्सपीरियंस टेलर है और एक है जो फर्स्ट टाइम कर रहा है। जो टेलर है उसका वो स्किल है, ही इज़ गुड एट दैट स्किल, राइट। तो वो क्या करता है, वो कम से कम जो कपड़ा वेस्ट करेगा, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कंप्लीट करेगा, यानी वो सूट जल्दी से जल्दी सी के दे देगा। लेकिन जो दूसरा बंदा है वो उस बेचारे से क्योंकि पहली दफ़ा कर रहा है, वो कपड़ा भी ज़्यादा ज़ाया करेगा और उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। और जो एक्सपीरियंस इंसान होगा वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आपको कपड़े सी के दे सकेगा, उसका साइज़ बेहतर होगा, उसकी साइजिंग ज़्यादा बेहतर होगी,
और स्टिचिंग ओवरऑल ज़्यादा बेहतर होगी, तो क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ उस चीज़ के अंदर है तो ही विल डू अ बेटर जॉब एट इट। एंड लास्टली हम वी वुड बी एबल टू डू मास प्रोडक्शन, क्योंकि वो टाइम कम है और ही कैन ईजिली मेक मोर इन लेस टाइम। दैट इज़ वाई। अब जब स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत बेसिकली हमें पढ़नी तब शुरू हुई जब ये, देखो, वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ, राइट? सो दैट इज़ वाई ये जब ये देखा गया कि अच्छा यार, अगर जो लोग जिस काम में अच्छे हैं अगर वो उस पर फोकस करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है। तो देन पीपल स्टार्टेड टू डिवाइड एवरीथिंग। तो जब हमने डिविजन शुरू की ना कि अच्छा यार, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसके हमने स्टेप्स कर दिए ज़्यादा सारे, और हमने कहा कि अच्छा जो पर्सन ए है ही इज़ गुड एट वन थिंग, तो उसको ये वाला टास्क दे देते हैं, पर्सन बी इज़ गुड एट समथिंग एल्स, उसको वो वाला टास्क दे देते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि ओवरऑल टाइम भी कम लगने लग गया, और क्योंकि लोग एक ही चीज़ बार बार कर रहे थे तो दे बिकेम गुड एट इट, उससे भी ज़्यादा उनका स्किल बहुत इंक्रीज करने लग गया। तो उसी की वजह से फिर आपका इंट्रोड्यूस हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, बेसिकली ब्रांचेस आउट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, ठीक है? तो हुआ होता क्या है कि अगर हम डेफिनेशन को देखें ना, तो इन डिवीजन ऑफ लेबर अकर्स व्हेन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल डिफरेंट टास्क्स such that each worker performs the task they have specialized in, ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो वर्कर है ना, ईच इंडिविजुअल वर्कर, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जिसको बहुत अच्छा एक, लेट्स अज्यूम देयर आर डिफरेंट पीपल, ठीक है? एक बंदा है हु इज़ एन एक्सेलेंट इंजीनियर, एक बंदा है हु इज़ रियली गुड एट पेंटिंग, एक बंदा है हु इज़ रियली गुड एट असेंबलिंग, एक बंदा है हु इज़ रियली गुड एट प्लानिंग, ठीक है? तो व्हेन अ कार इज़ बीइंग प्रोड्यूस तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यार, ये सब लोग एक जगह पे बैठ के डिस्कस करें, इससे बेहतर है इनको ना डिफरेंट लोकेशंस बना दो, डिफरेंट स्टेशंस बना दो, और वो अपने अपने स्टेशन पर जाके अपना अपना काम करें, ठीक है? तो सबसे पहले जो मतलब अब लेट्स इमेजिन कि एक पूरी हमने एक एक पूरा सर्किट है, ए बी सी डी ई, ठीक है? सो लेट्स अज्यूम कि जो द पर्सन ए इज़ अ गुड प्लानर, ठीक है? तो सबसे पहले वो गाड़ी प्लान करता है, फिर उसके बाद वो गाड़ी जाती है बी के पास। जो बंदा बी पे बैठा है वो बहुत अच्छा असेंबल करता है, वो असेंबल कर लेता है, फिर गाड़ी जाती है सी के पास। सी का जो बंदा है ही इज़ वेरी गुड एट पेंटिंग, वो गाड़ी पेंट कर देता है। डी के पास जाता है तो ये वाला जो बंदा है ही इज़ रियली गुड एट यू नो असेंबलिंग द इंजन, तो वो इंजन असेंबल करता है। फिर फाइनली गाड़ी ई के पास जाती है, और ई के पास जो है वो फिनिश प्रोडक्ट आ जाती है, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ कि एक गाड़ी को हर बंदा डिफरेंट सारे सारे काम अलग अलग करे, हम यहाँ स्पेशलाइजेशन में आ जाते हैं कि एक प्रोसेस बन जाता है पूरा, जिसके अंदर जो है ना आपके पास ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाती है, टाइम सेव होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये जो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस बट आई थिंक यू गाइस शुड नो दिस, कि जो कॉन्सेप्ट है ना डिवीजन ऑफ लेबर का, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था हेनरी फोर्ड ने। हेनरी फोर्ड, ये फोर्ड जो गाड़ियों की कंपनी है वहाँ से। तो बेसिकली हुआ क्या था, उसने देखा कि एक गाड़ी बनाने का टाइम 9 मिनट्स तक कम हो गया था जब उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर करनी शुरू की। तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह की कि जो बंदा, देखो कार मेकिंग प्रोसेस जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट हैज़ मैनी डिफरेंट स्टेजेस, राइट? तो सबसे पहले गाड़ी आपकी मतलब उसको आपने प्लान किया, उसके बाद उसकी एक पेंटिंग सेक्शन है, एक उसका इंजन का असेंबली सेक्शन है, उसके बाद उसको फाइनल लेयर पेंट की, सीट्स इंस्टॉलेशन, इंटीरियर की इंस्टॉलेशन। तो देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, जो कि सारे प्रोसेस एक बंदा सारा कुछ बार बार करे, उन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जो एक बंदा, फॉर एग्जांपल जो बंदा इंटीरियर इंस्टॉल करे वो सिर्फ इंटीरियर इंस्टॉल करे, ठीक है? तो इससे इसके बहुत से फ़ायदे और बहुत से नुकसान भी हैं, ठीक है? वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे अगर आप ये पिक्चर्स को देखो ना, तो यहाँ पर ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाउ डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखो तो दिस इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर, वी कैन सी दैट द बॉटल्स आर बीइंग फिल्ड, बॉटल्स फिल हो रही हैं यहाँ पर। और जो दूसरा स्टेशन है ये वाला, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वो बंदा जो है ना वो इंडिविजुअल बॉटल्स की पैकिंग वगैरह कर रहा है, वो एक ट्रे पे लगी हैं और दे आर मूविंग अलोंग, सही है?
तो दिस इज़ बेसिकली टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरह डिवीजन ऑफ प्रोसेस का डिवीजन ऑफ लेबर का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है. Now let's talk about the advantages and disadvantages of division of labor, right? पॉजिटिव्स पहले देख लेते हैं. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट, टाइम सेव. जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल एक टेलर है जो अपने काम में एक्सपर्ट है, ठीक है. वो सूट जल्दी सी सकता है, वो सूट ज़्यादा सी सकता है, उसकी स्टिचिंग की क्वालिटी भी अच्छी होगी, ठीक है. बिकॉज वो एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा है. तो रेपिटेशन जो है ना, रिपीटिंग अ प्रोसेस हेल्प्स अलॉट, ठीक है. वो आपको उस काम में एक्सपर्ट बना देता है, ठीक है. आपकी स्पेशलिटी ज़्यादा हो जाती है उस काम में, यू बिकम स्पेशलाइज्ड. आपकी जो एक्सपर्टीज़ उस काम में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. फिर सेकंड ये होता है कि क्वालिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. फिर ये होता है कि वेस्टेज मिनिमाइज हो जाता है. क्वालिटी ऊपर, वेस्टेज नीचे, ठीक है. क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट हो, तो फॉर एग्जांपल आई एम अ पेंटर, राइट. तो जब मैं अगर आई एम गुड एट माय वर्क और मैं बार बार उसको प्रैक्टिस करता हूँ एक काम को, तो आई विल स्टार्ट यूजिंग लेस पेंट टू पेंट मोर एरिया या मोर केयरफुली पेंटिंग द एरिया, ताकि मैं ज़ाया कम करूँ. सही है. तो दीज आर द पॉजिटिव्स. और उसके साथ ही अगर हम देखें ना, तो वी हैव सम नेगेटिव्स एज वेल, राइट. लेट्स चेंज द कलर फॉर द नेगेटिव्स. हम ब्लैक कर लेते हैं. सबसे पहला जो नेगेटिव आता है कि उसी रिपीटिंग से इट बिकम्स मोनोटोनस, ठीक है. तो बार बार एक काम रिपीट करके वर्कर्स माइट बिकम गेट बोर्ड. वर्कर्स बोर हो गए, ठीक है. दूसरा जो इशू है, क्योंकि देखो ना, यू आर समवन हु इज मतलब ऑन अ डेली बेसिस डूइंग कंटिन्यूसली द सेम जॉब, तो वो बड़ी सेम रिपेरेटिव हो जाती है, तो उसमें फिर वो फन नहीं रहता, वो इंजॉयबल एस्पेक्ट नहीं रहता. तो वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाके वर्कर्स माइट स्टार्ट, अगर जब वो बोर हो रहे हैं तो शायद वो काम कम करना शुरू कर दें. उनकी प्रोडक्टिविटी बेसिकली डिक्रीज हो जाती है. प्रोडक्टिविटी इज़ के हाउ मच आउटपुट दे आर पुटिंग आउट, कि वो कितना काम करें दिन में, वो उनकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है. अच्छा जी, फर्स्ट हो गया कि दे माइट बिकम बोर्ड. सेकंड हो गया कि इफ़ वन लिंक इन द चेन फॉल्स, तो सारा प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट पे आ जाता है. अच्छा जी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था अपनी लास्ट एग्जांपल में, अपने पिछले वाले पार्ट में यहाँ पर, कि ये पूरी साइकिल चल रही है, राइट. A B C D E. फॉर एग्जांपल एक दिन ये होता है कि जो एक दिन ये होता है कि आपका जो लिंक है ना, जो सेकंड लिंक है, जो बी है, जो असेंबली कर रहा है, वो बीमार हो गया, वो नहीं आया. ही इज़ एब्सेंट, राइट. एक दिन ऐसा है कि वो एब्सेंट हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका अब बाकी काम नहीं चल सकता. क्योंकि ए ने गाड़ी प्लान कर ली, लेकिन बी ने उसकी असेंबली नहीं की, जब पार्ट्स ही नहीं किए, तो सी पेंट किसको करेगा, ठीक है. डी इंटीरियर किस में इंस्टॉल करेगा, और ई फाइनल पेंट कैसे करेगा, बिकॉज एक प्रोसेस चला गया. तो फिर उसकी वजह से आपका पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, वो स्टॉप हो जाता है, राइट. तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर. वेरी यूजफुल, हैज़ प्रूवन टू बी वेरी बेनिफिशियल. लेकिन ये दो इसके जो है ना ड्रॉबैक्स अवेल मतलब प्रेजेंट हैं टू, अब जिनके आहिस्ता आहिस्ता आगे सॉल्यूशंस भी अब काफ़ी आगे हैं, बट दोज आर फॉर अदर चैप्टर्स. नाउ another very important concept, which is value added. Added value होती क्या है? First of all, let's start by looking at the definition. Added value is the difference between the selling price of a product and the cost of bought in materials and components. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है? Let's do this with an example. Let's suppose we have to make
chair for or a table. We have to make one table, right? अब एक टेबल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लकड़ी चाहिए, आपको पेंट चाहिए, आपको पॉलिश चाहिए, आपको नेल्स चाहिए, हैमर चाहिए, वो टूल्स वगैरह चाहिए सारे आपको, सही है? तो आई एम द पर्सन हु इज़ मेकिंग द टेबल। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई हैव टू गेट द मटेरियल्स। तो मटेरियल से मेरे पास आ जाते हैं वर्ड, पेंट, पॉलिश, नेल्स प्लस हैमर, वो जो भी एसेंशियल्स हैं, ये हमारे हो गए मटेरियल्स, राइट? अब आई हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो वुड आई है वो आई 10 रुपीज़ की, पेंट आया 5 रुपीज़ का, पॉलिश आई 5 रुपीज़ की, नेल और हैमर जो हैं ये आए 10 रुपीज़ के, राइट? सो दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ माई मटीरियल। ये मेरी मटीरियल कॉस्ट आ गई जो वाइट में है, ठीक है? नाउ लेट्स यूज़ अनदर कलर। और अब जो है मैंने स्टार्ट किया अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके अंदर मैंने हायर किया एक जो है एक, सबसे पहले आई नीड क्राफ्ट्समैन, ठीक है? कारपेंटर चाहिए मुझे एक, लेबर आ गई, ठीक है? उसके बाद लेबर को पैसे दिए और वो उसने जो है बनाया सारा कुछ इन जो हमारे मटेरियल्स थे सारे, उनको कंबाइन किया, उसने जो है ना टेबल बना दिया, ठीक है? तो हम कह देते हैं कि जी फाइनल टेबल बन गया। ये हमारा टेबल बन गया। अब हुआ क्या? अब व्हाट इज़ एडेड वैल्यू? एडेड वैल्यू बेसिकली आपका डिफरेंस होता है, एडेड वैल्यू जो है दिस योर डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द मटेरियल कॉस्ट। हमने देखा कि जी ये तो वाइट वाली हमारी सारी मटेरियल कॉस्ट हो गई, ठीक है? लेट्स सम इट अप, 10 5 5 10 30, ठीक है? तो 30 जो हो गई ना, 30 रुपीज़ हमारी मटेरियल कॉस्ट हो गई। लेकिन इसके बाद हमने लेबर को भी पैसे दिए, हमने जो है ये टेबल बेचना भी है, इसको एडवर्टाइज भी करना है, सब कुछ करना है और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी साथ रखना है, ठीक है? तो फिर आर सेलिंग प्राइस शुड बी मोर देन आर मटेरियल कॉस्ट, राइट? सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो लेट सपोज मैं कहता हूँ जो मेरी सेलिंग प्राइस है ना, उसको मैं रखता हूँ 40, ठीक है? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 40, ठीक है? तो 40 आपका जो एडेड वैल्यू हुई, जो हमारी एडेड वैल्यू हुई वो होगी 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10। दिस इज़ द एडेड वैल्यू। वैल्यू ऐड की हमने बेसिकली, जो हमारे रॉ मटेरियल्स थे पहले कि सादी लकड़ी थी, पेंट था, पॉलिश थी, नेल्स थे, हैमर्स थे, इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी, हमने उनमें वैल्यू ऐड की बाय उसको लकड़ी काटी, उस पर पेंट किया, उसको पॉलिश किया, उसके अंदर नेल्स लगा के टेबल्स के जो हैं टेबल खड़ा किया हमने, और वो सारी जो मेहनत की, फिर अपने लेबर को पैसे लग दिए, ये सारी मेहनत करने के बाद हमने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, हमने उसमें वैल्यू ऐड की, उसको रॉ मटेरियल से एक रिफाइंड फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यू, ठीक है? अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द डेफिनेशन थोड़ा सा, और उसके बाद फिर आपको इसका बेहतर पता लगेगा कि हम वैल्यू क्यों ऐड करते हैं। This is important because if the sales revenue are greater than the cost of material bought in, सेल्स रेवेन्यू बेसिकली होता है कि जो पैसे हमें रिसीव हुए उस टेबल को बेच के, कि जो हमें सेलिंग प्राइस थी हमारी, सेल्स रेवेन्यू आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट इन। कॉस्ट ऑफ मटेरियल बॉट इन हमारे जो वाइट वाले सारे मटेरियल्स थे जो कि 30 थी, ये वाली कॉस्ट, ठीक है? In the business cost of material bought in, the business can pay for other costs such as labor। यहाँ हमने लेबर की बात कर दी, लेबर के पैसे देने हैं हमने, ठीक है? मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, सो दैट द बिजनेस कैन मेक अ प्रॉफिट एट द एंड। हर बिजनेस के जो इस्टेब्लिश होने का या हर बिजनेस एक्टिविटी का जो एक मेन गोल है ना, वो हमने पहले भी डिस्कस किया था, इज़ टू मेक प्रॉफिट। इफ़ देर इज़ नो प्रॉफिट तो देर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग अ बिजनेस, ठीक है? हर बंदा बिजनेस करता है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिंग। हम एक रॉ मटेरियल लिया हमने,
उसको हमने रिफ़ाइन किया, उसको पॉलिश किया, उसको पेंट किया, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे हमने उसको एक हायर वैल्यू पे बेच दिया उसके बॉट इन जो मटेरियल कॉस्ट थी। सही है। दिस इज़ हाउ वी मेड इट अ फाइन रिफाइंड फिनिश्ड प्रोडक्ट कि जो हम फिर मार्केट में जाके सेल करेंगे या शोरूम्स वगैरह पे रख के सेल करेंगे जो टेबल है। Now, the last thing in this topic is how do we increase added value? अब added value को increase करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। The first one is to increase the price of the product without changing the cost. अच्छा, हमने अपनी पिछली एग्जांपल में सेलिंग प्राइस रखी थी 40 रुपीज़, ठीक है, और हमारी ये है हमारी सेलिंग प्राइस, और जो हमारी कॉस्ट प्राइस थी वो थी 30, जो मटेरियल बॉट इन कॉस्ट थी, राइट। तो हमने क्या किया, वी कैन इंक्रीज दिस पार्ट। हम 40 की जगह हम कहते हैं कि यार लेट्स डू इट, इसको लेट्स चेंज इट टू फॉर एग्जांपल 60, ठीक है। तो पहले जो हमारा एडेड वैल्यू थी वो 10 आ रही थी, ठीक है ना। 40 - 30 वॉज इक्वल्स टू 10 रुपीज़। नाउ 60 - 30 इक्वल्स टू 30 रुपीज़, ठीक है। हम देखा आपने कि हमारी वैल्यू एडिड जो है वो किस तरह ज़्यादा हो गई है अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाकर, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा कैच है, हाउ कैन यू इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स कॉस्ट। अब इसके जो तरीके होते हैं वो दो तीन होते हैं। या तो आप कस्टमर के दिमाग में उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परसीव्ड वैल्यू, ठीक है। आप इसको बढ़ा दो। इसको बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं, आप कहते हो क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, अगर एक टेबल, लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। अगर आप एक टेबल लेने जाते हो, लोकल टेबल खरीदते हो किसी भी मार्केट से, जो मतलब स्टॉल्स वाली मार्केट्स होती हैं वहाँ से कोई टेबल खरीदते हो, तो आपको कोई 2,000 तक में एक अच्छा टेबल, छोटा वाला टेबल, जो कॉफ़ी टेबल कहते हैं, वो मिल जाता है। बट अगर आप किसी ब्रांड पे जाओ, जिस तरह अगर आप इंटरवुड पे जाते हो या और किसी बड़े फर्नीचर स्टोर पे जाओ, तो वहाँ पर आपको वो टेबल बहुत ज़्यादा महंगा भी मिलता है, 50-50 हज़ार का भी मिलता है। उसकी क्या वजह होती है, क्योंकि ब्रांड ने अपनी इमेज कस्टमर के दिमाग में बहुत ज़्यादा की हुई है। जो परसीव्ड वैल्यू है वो उसने अपनी बहुत ज़्यादा बिल्ड की है थ्रू ब्रांड आइडेंटिटी और इस तरह की चीज़ें। तो आप कस्टमर के दिमाग में अपनी वैल्यू ज़्यादा कर दो कि यार देखो, हमारा हम जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो बाकियों से बहुत अच्छी है, आपको जी हमारी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है। हम आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, हम टेबल आपके घर भी फ्री डिलीवर करवाएंगे। हम उसकी बाद में कोई मेंटेनेंस होगी घर ला के उसको दोबारा पॉलिश करवाएंगे। इस तरह की यू गिव कस्टमर्स इंसेंटिव, जिससे उनको लगता है कि अच्छा यार, दिस इज़ अ वेरी हाई वैल्यू ब्रांड, तो जो ये प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो वर्थ इट है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू इन द कस्टमर्स माइंड। क्योंकि देखो, अगर आप बगैर वैल्यू के अपनी प्राइस ज़्यादा कर दोगे तो फिर कोई भी नहीं आपसे लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वही लोकल फर्नीचर स्टोर वाला अपना जो टेबल है वो 50,000 का बेच दे और आपको इंटरवुड से भी 50,000 का मिल रहा है, तो वाई वुड यू गो टू दैट लोकल सेलर व्हेन यू कैन बाय इट फ्रॉम इंटरवुड और फ्रॉम अ प्रॉपर ब्रांड, ठीक है। ब्रांड्स का काम ही है, दे इंक्रीज द परसीव्ड वैल्यू वन हैज़। द सेकेंड थिंग इज कीपिंग द प्राइस सेम एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अब कॉस्ट रिड्यूस करने के दो तीन तरीके होते हैं। यू कैन आइदर चेंज योर सप्लायर, ठीक है। आप अपना सप्लायर चेंज कर लेते हो, आप कोई ऑल्टरनेट सप्लायर ढूंढते हैं जो आपको सस्ते रॉ मटेरियल्स या सस्ते मटेरियल्स देता है। फॉर एग्जांपल, लकड़ी सस्ती दे दी आपको कहीं से, जो आपके बाकी मटेरियल्स हैं, पॉलिश पेंट वगैरह, वो सस्ता मिल गया। आप अपना सप्लायर चेंज कर लेते हो और वहाँ उससे ले लेते हो। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप बल्क में रॉ मटेरियल्स ले लो, क्योंकि बल्क में सामान खरीदने से आपको सस्ता मिलता है। तो यू कैन ऑल्सो बाय इन बल्क, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट जिनको यूटिलाइज करके यू कैन ईजिली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स। तो दो तरीके हैं, या तो अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, वो आप कर सकते हो कस्टमर का परसेप्शन चेंज करके, उसका उसको बता के कि यार देखो, हम एक बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करें। और दूसरा तरीका होता है कि आप प्राइस को सेम रखो, ठीक है, और अपनी कॉस्ट को कट डाउन कर दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हमारी यहाँ हमारी कॉस्ट 30 थी, अगर हमारी कॉस्ट 20 हो जाए, ठीक है,
ओरिजिनल एग्जांपल से ही हमारी कॉस्ट, हमारी जो सेलिंग प्राइस थी 40 थी, हमारी कॉस्ट अगर हो गई है 20, तो तब भी तो हमारी वैल्यू एडिड जो है वो 20 की है, तब भी जो हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो 20 का है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू